चालू करना है ना। हाँ चालू कर दियो। हाँ हो गया। इंडक्शन एक्सप्रेसली लिखा हुआ है अलाउड। बहुत शानदार लिख रहे हैं सर। चलो देखें समझो। हमने अभी तुमको बताया कि भाई देखो जब भी हमारे पास प्रॉफिट लॉस मौजूद होगा, कोई भी प्रॉफिट लॉस बना के दे दे, इनकम एंड एक्सपेंस दे दे, हम लोग इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा खर्चा जो है इसमें इनकम टैक्स ने अलाउ किया हुआ है, तो उसको चेक करेंगे कि हाँ सब अलाउ वाला दिखाई नहीं दिखाया है, और ऐसा कौन सा खर्चा है जिसको इनकम टैक्स ने डिसअलाउ कर रखा है, लेकिन फालतू को उसने दिखा रखा है, डिसअलाउ है वो, इनकम टैक्स कहता है नहीं हम खर्चों को नहीं मानते, और आपने वहाँ खर्चा दिखा दिया है, तो प्रॉफिट क्या होगी आपकी, घट गई होगी। हम बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा कि हम बढ़ाएंगे, और इनकम टैक्स से पहले पहले तुम लोग बढ़ाओगे, तो बाद में उसमें कब जाता है मामला? देखो इनकम टैक्स कमीशन के हाथ में कब मामला जाता है? जब सीए से और ऑडिटर से बचता है तब हो सकता है कि वकील से चलो चला दो, जब देखा जाएगा, अगर नोटिस आएगी तब वो नोटिस भेजता है कि आपने ये खर्चा जो दिखाया है ये हमारे हिसाब से डिसअलाउ है, आपने उस खर्च को देखा करके छूट लिया है, टैक्स कम दिया है, इसलिए जो प्रॉफिट बढ़ रही है उसका टैक्स आप जमा करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले कहाँ गुजरेगा? तुम लोगों को गुजरेगा वो। अभी इस लायक होने जा रहे हो कि प्रॉफिट किसी की सही बता सकते हो, गलत बता सकते हो, यानी जो प्रॉफिट बना के दिखाई गई है वो अपनी जगह सही है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं सही है वो जानना है। तो कब जान पाएंगे? जब हम सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक की जानकारी ले लेंगे, ये इतना पता चल जाए कौन कौन सा खर्चा अलाउ है और दिखा रहे हो तो सही है कि नहीं सही है। तो इसमें सबसे पहले जो सेक्शन 30 है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें लिखा गया है एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस। क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस, ये जानना। अब बिजनेस प्रीमाइसेस का मतलब क्या हो जाएगा? आपकी लैंड है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सब है, बस मेरी है, ये प्रीमाइसेस में सब आ जाएगा। तो हम लोग फिलहाल पहले चलो किसको, सिर्फ और लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर चलो स्पेशली। तो लैंड एंड बिल्डिंग में जो डिविजन लगाया जाता है इसको कह सकते हो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें जो डिविजन का रेट लगाया जाएगा इसमें 3 रेट है। कितना कितना? 15-20। हाँ 5%, 10%, 100%। यानी कुछ बिल्डिंग ऐसी है जिसका 5% लगाया जाएगा, कुछ बिल्डिंग पर डिविजन कितना लगाया जाएगा? 10% लगाया जाएगा, कुछ बिल्डिंग ऐसी है जिस पर 100% लगाया जाएगा। मतलब अब 1 लाख खर्चा किए, 1 लाख पूरा रास, मतलब वो बिल्डिंग कितने की हो गई? 0। तो ये जानना है कि कौन सी एसेट पर कितना लगेगा। तो बिल्डिंग तो है, कौन सी बिल्डिंग पर 5 लगेगा, कौन सी 10 लगेगा, कौन सी 100 लगेगा, ये जानना है, ठीक है ना? देखो जिसमें आपकी ऑफिस है, जो आपकी दुकान है, जो ऑफिस है आपकी, जहाँ पर धुआं धक्कड़ ये सब चीज़ नहीं है, ये जैसी दुकान है इसमें लगाओ कितना परसेंट? 5% के हिसाब से। इसकी मियाद भी मजबूत है, अच्छी है, इस पर कितना लगेगा? 5%। लेकिन आपकी बिल्डिंग ऐसी जगह पर है जहाँ पर धुआं धक्कड़ होता है, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या रहेगा? चिमनी जल रही है, धुआं धक्कड़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है ना फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री के अंदर क्या होगा? 10%। वही बिल्डिंग है लेकिन बस क्या है वहाँ पर धुआं धक्कड़ की वजह से इसकी मियाद जो है सीमेंट की कमजोर होती जाती है, इसकी लाइफ कम हो जाती है। तो वहाँ पर ठीक है, तब डिविजन का जो रेट होगा 5 नहीं बल्कि 10 लगा, तो 10% से लेगा 1.5%। और एक मकान होता है टेम्परेरी बनाया जाता है, टेम्परेरी। जैसे तुम लोग ये पुल बन रहा था तो कभी गए थे देखने के लिए? यस सर। हैं? नदी को जो पुल बना है? नहीं सर गया हूँ। नहीं पता कभी जल्दी बना है। अरे सर गए थे, भूलिए ना आप। हाँ चलो ठीक है, गया था वो सुन रहे, वहाँ पर गए होगे ना? जब बन रहा था ये, एक दिन तो बना नहीं है ये, बनने में तो 4 साल लगा। साइड में किनारे किनारे मट्टी का मकान बना रहता है, जितने लेबर होते हैं वो सब घर रह जाते हैं, उसी में सोते बैठते खाते बनाते हैं। तो टेम्परेरी मकान मिट्टी का गारे का बना करके उसी में अपना बाकायदा फूड अलग अलग कमरा बना होता है, पूरा यहाँ से लेकर कम 10-15-20 कमरा रहा होगा, उसमें सब रहते थे। ये मकान जो बनाया गया तो खर्चा नहीं हुआ होगा, ईटा नहीं लगा होगा, मिट्टी नहीं लगी होगी, गारा मिट्टी नहीं लगी होगी, मिस्त्री ने को नहीं दिया गया होगा, कुछ बिल्डिंग बन के तैयार हो गया क्या?
सब पैसा लगा होगा ना, तो ये भी मकान बनने की कास्ट आपकी है कि नहीं है? तो हम एक बिजनेसमैन है, तो क्या इस खर्च को हम लोग छोड़ देंगे ऐसे ही? लूँगा तो आप इनकम इसका कि 10% लगाओगे और 10% 10 साल तक ऐसे धीरे धीरे कटता रहेगा। तो कहता हूँ कैसे चाहिए? अरे सर 1.5 साल में 2 साल में हम लोग बना खत्म कर देते हैं, तो उसको भी चाहिए ना। चलो ठीक है, जाओ 100% कर देते हैं। तो वहाँ पर जितना भी उस मकान पर खर्च होगा उसका पूरा पूरा हाल आ जाएगा। बात समझ आ रही है? टेम्परेरी हाउस बोला गया है, ठीक है ना? तो ये तो लोगों दिया हुआ था इसमें घाघरा बन रहा है सर। हैं घाघरा नदी। तो ये किस पर हो गया? सेक्शन 30 के हिसाब से। अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं चलता हूँ। अब लैंड एंड बिल्डिंग तो दो तरह की हो सकती है ना, हैं? एक तो खुद आपकी है, इसकी है आपकी सेल्फ है। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो रेंटल हो, कि नहीं हो सकती है। तो अभी जितनी मैंने बातें आपको बताई डिस्क्रिप्शन के बारे में 5%, 10%, 100%, किसकी बात हो रही थी? आपकी वाली सब सेल्फ की बात हो रही थी कि अगर आपका खुद की बिल्डिंग होगी, खुद की फैक्ट्री होगी, खुद का हाउस होगा और उसी में अपना कारोबार करते हो, उसी में अपनी फैक्ट्री चलाते हो, तब ये रूल लगेगा। लेकिन अगर रेंटल होगी तो डिस्क्रिप्शन लगाओगे, डिस्क्रिप्शन लगाओगे, उस पर क्या चलेगा आपका? रेंट। उस पर आप रेंट दोगे, तो जो रेंट दोगे तो छूट मिलनी ही मिलनी है। तब डिस्क्रिप्शन मत देना आप, एक ही चीज लोगे, या तो डिस्क्रिप्शन या तो रेंट। तो डिस्क्रिप्शन कब लगाओगे? जब अपनी रहेगी। जब किराए पर लिए तो किराया दे ही रहे हो, किराया छूट ले लो। अगर 30,000 किराए पर महीना तक हुआ तो 36,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है? 36,000 रुपया आप किराया देखा तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ में ये भी हो सकता है कि उस बिल्डिंग का आप हाउस टैक्स खुद जमा करते हो। अब इनकम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखा क्या था कि म्युनिसिपल टैक्स की छूट मिलती है किसको? ओनर को। अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर होगी, तो अगर टेनेंट खुद पे करेगा तो इसको छूट मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब जो किराया दे रहा है वो, आज जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है टेनेंट ने, किराएदार ने, उन दोनों को मिलाकर के छूट मिलेगी। बस समझ रही है? नहीं समझे? एक बार और फिर से समझो। इस मकान के लिए जो रेंट का लिया गया है ना, इसी मकान की बात करो, बिल्डिंग पर अगर रेंटल होगी तो रेंट की छूट मिलेगी आपको, म्युनिसिपल टैक्स की छूट मिलेगी आपको। अगर आप पेड करते तो आपको भी छूट मिलेगी। रिपेयरिंग का जो एक्सपेंसेस होगा वो भी आपको छूट मिलेगी, ठीक है ना? और इस मकान को रिपेयरिंग कराने के लिए अगर आपने कुछ लोन लिया होगा तो उस लोन पर ब्याज पेड करोगे, उसकी भी छूट मिलेगी। मतलब पूरा टाइल्स पाइप लगवा रहे हो, कार सीलिंग बनवा रहे हो, या पीओपी लगवा रहे हो, लाइटिंग फाइटिंग करवा रहे हो, पैसा था नहीं अपने पास, सुधार का काम चला रहे हो, कुछ नहीं तो अपना नहीं चला, बैंक को लूट लेते हैं। 10 लाख लेंगे, फिर देखेंगे बैंक को दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कॉलेज में ले लो भैया यही बिल्डिंग है, हम लोग किराया पर लिए यूसी बनवाए थे, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बिल्डिंग अगर आपकी है तब तो वहाँ पर डिविजन अलग हो जाएगा और रूल यही चलेगा 5, 10 और 100 का। अब कहाँ पर 5, कहाँ पर 10, कहाँ पर 100, मुझको लग रहा है कि अब इसको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझ आ ही चुकी होगी। रेंटल अगर आपका होगा तो उस मकान संबंधी जितना भी खर्च करोगे, चाहे वो रेंट के रूप में जाता हो, चाहे उसका म्युनिसिपल टैक्स आप ही पेड करते हो, चाहे उसकी रिपेयरिंग कराने पर आपको खर्च होता हो, उस मकान की रिपेयरिंग कराने के लिए अगर आपने लोन लिया होगा तो लोन का ब्याज देते होंगे, सब आपको छूट मिलेगी। ये अपने लिए कर रहे हो क्या? कारोबार के लिए कर रहे हो ना, तो कारोबार पर्पज से जितना भी इस पर खर्च होगा सबके सब क्या हो जाएगा? अलग एक्सपेंसेस है। ये है किसी बताया गया सेक्शन पर्सेंट डिविजन का टॉपिक जो है मैं उसको अब बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 32 बताऊंगा अभी, मैं पूरा चार्ट दिखाऊंगा उसमें किसका किसका है। लेकिन बिल्डिंग की बात आई तो बिल्डिंग के बताएगा तो बिल्डिंग समझ जितना भी खर्चा होगा, जैसे यही बिल्डिंग अगर आपकी होगी तो क्या इस पर रिपेयरिंग का खर्चा नहीं छूट नहीं मिलेगी? म्युनिसिपल टैक्स की छूट आपको नहीं मिलेगी। अगर बिल्डिंग आपकी है, बिल्डिंग आपके तो म्युनिसिपल टैक्स जमा कर दोगे आप, छूट मिली है। और ये बताया गया था वहां पर कि 5 तरह मकान बताए गए थे, 4 ही मकान की उसमें बात की गई थी, यानी वो मकान जो से लेट आउट हो, वो मकान जिसमें खुद आप रहते होंगे, वो मकान जो पार्शियली हो सकता है, वो मकान जो डीम्ड मान लिया गया, 2 मकान को छोड़ करके तीसरा मकान अगर आपके पास होगा तो उसको डीम्ड लेट आउट माना जाता है। ये सब चीजें बताई जा चुकी है। और एक मकान वो बताया गया था इसमें आपका बिजनेस चलता है, उसको हमने बताया था कि उनको फराम प्रॉपर्टी नहीं जाता है। तो अगर वो मकान आप बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हो तो उस मकान के लिए बताया गया था कि वो मकान जो अपने बिजनेस पर्पज के इस्तेमाल करते हो तो आप म्युनिसिपल टैक्स पेड करोगे, बिजनेस में छूट मिलेगी। उस मकान के लिए लोन लोगे, ब्याज की छूट मिलेगी आपको, इसी में मिलेगी। ब्याज वैसी छूट मिलेगी जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट था ना, बिल्कुल सेम वैसे निकाला जाएगा इसमें ब्याज।
इसको भी 5 बार मिलेगी, लेकिन किस में मिलेगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन छूट मिलेगी। उस मकान की मरम्मत कराओगे जो भी खर्चा होगा उसकी भी छूट मिलेगी। मतलब उस मकान समझ जितना भी खर्चा होगा सब उसकी भी छूट मिलेगी। क्लियर सबको है? तो अगर खुद का मकान होगा, सिर्फ होगा, तब इसका मतलब इसमें भी वही सारी चीजें आ रही हैं, बस रेंट इसलिए रहेगा। म्युनिसिपल टैक्स की छूट मिलनी है और रिपेयरिंग छूट मिलनी है, इंटरेस्ट की छूट मिलनी है, तो इसमें ये सब की छूट मिलेगी। और भी जो खर्चा उससे संबंधित होगा सब मान सकते हो, जितना भी उसका खर्चा होगा तब छूट मिलेगी। अगर वो आपने रेंट लिया होगा तो आपको रेंट की साथ साथ ये सब छूट मिलनी ही मिलनी है। क्लियर है? चलो ये था हम लोगों का प्रीमाइजेस से संबंधित। लिखा था इसमें एक्सपेंसेस ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रीमाइजेस। ठीक है, अब उसको दुनिया भर का इधर से उधर घुमा कर बताया गया है। अब आते हैं यहाँ पर रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। चलो यहाँ पर लेते हैं नंबर 2। क्या लिखा है? रिपेयरिंग लिखा है कि क्या लिखा है? रिपेयर से कब है? पढ़ दो यार थोड़ा सा ना, हम लोग का हिंदी में सर बता तो वही चीज लिखा होगा और क्या लिखा होगा? तो हिंदी में हिंदी लिखा है, हिंदी बोले मरम्मत लिखा है। रिपेयर एंड इंश्योरेंस, ठीक है ना, ऑन मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, ऑन मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। हाँ जी इधर देखो। अब इसकी भी मैं बात करता हूँ बिल्कुल इस तरह से बना करके, तभी समझ में आएगी। ये जानते हो कौन सा सेक्शन का है आपको? ये सेक्शन में 31 की बात कर रहा हूँ, ये 30 की बात कर रहा था। करने देखो कैसे देख रहे हैं नहीं का देख लो, ट्रेड कर रहा है, मत करो ट्रेड मत करो। ट्रिक बता रहा है। इधर देखो, इसमें भी दोनों तरीका हो सकता है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ तुम लोगों को। सिर्फ हम भी हो सकता है और हैं? यानी कि जो आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर आप इस्तेमाल कर रहे हो सकता है कि प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का हो सकता है, किराए पर भी हो सकता है और खुद का भी हो सकता है। तो बहुत सारे मशीनरी लोग किराए पर नहीं चलवा रहे हैं, चलवाते हैं मशीनरी कि भाई इनकी मशीनरी है, कंट्रैक्ट पर लेगा, हमने उसको कंट्रास्ट पर ले लिया, कंट्रास्ट पर ले लिया। कंट्रास्ट आती है उसको कहते हैं कंट्रैक्ट ना कॉन्ट्रैक्ट। इस पर कंट्रैक्ट हाँ कंट्रास्ट भी बोलते हैं, कंट्रास्ट भी बोलते हैं। क्या होता है कंट्रास्ट? कंट्रास्ट पर ले कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया नहीं कंट्रास्ट होता है, रेट पागल हो जाएंगे। कंट्रास्ट मौ की बात ही दूसरी मौ की बात क्या अलग है। कॉन्ट्रैक्ट पर एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा 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 अंग्रेज तो कहेंगे कि आप लोग दर्जी कर ले जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आते हैं। बनारस में आते हैं इसलिए कि बनारस में बोल लेते हैं, यहाँ पर कंट्रास्ट कहेंगे तो निकल लेगा। अंग्रेज हम लोग आए थे सब है नहीं। अब इधर देखो इधर देखो, देखो इधर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मशीनरी प्लांट और फर्नीचर की। अगर सेल्फ होगी और रेंटल होगी तो क्या करेंगे? सेल्फ है तो क्या दिक्कत की बात है भाई? इसका अगर आपकी खुद की प्लांट मशीनरी होगी तो रिपेयरिंग तो कराएंगे ही कराएंगे कि नहीं कराएंगे? डेप्रिसिएशन की बात अलग से करूंगा, सेक्शन 32 आने वाला है हम लोगों का डेप्रिसिएशन का। यस सर। इसलिए मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन को हम बता चुके हैं, बताना नहीं चाहिए यहाँ पर वही बताना चाहिए। बिल्डिंग आपकी है तो आपको क्या खर्च छूट मिलेगी, तो इसे बता ही चुका हूँ। म्युनिसिपल टैक्स की, रिपेयरिंग की और इंटरेस्ट की, और रेंट अगर होगी तो रेंट भी छूट मिलेगी। बाकी म्युनिसिपल रिपेयरिंग और इंटरेस्ट छूट मिलनी ही मिलनी है, सिर्फ बस रेंट बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन का टॉपिक वो अलग से सेक्शन 32 से बताया गया है, उसमें सभी डिविजन बात होगी। 32 नहीं है सेक्शन 32 है, बताऊंगा। तो मशीनरी है, प्लांट है और फर्नीचर है, ठीक है ना। तो इन सब के लिए क्या बताया गया कि अगर आपकी सेल्फ होगी तो उसमें क्या क्या छूट मिल सकती है? तो भाई सेल्फ अगर होगी तो इसकी रिपेयरिंग की छूट मिलेगी आपको, रिपेयरिंग कराओगे तो देखो इधर ध्यान से। यस सर। इसका इंश्योरेंस अगर कराते हो तो इंश्योरेंस अगर प्रीमियम पेड करोगे वो भी आपका खर्चा है, उसकी भी छूट मिलेगी आपको। और इस मशीनरी को, इस प्लांट को खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया होगा तो जो ब्याज पेड करोगे उसकी भी आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बस समझ रही है? इसका मतलब कि अगर आपकी खुद की होगी, आपने मशीनरी प्लांट फर्नीचर कुछ खरीदा है तो उसकी रिपेयरिंग कराओगे, उसका इंश्योरेंस कराओगे, और उसको अगर आपने खरीदने के लिए आपने लोन लिया होगा तो उस पर लोन पर जो ब्याज दोगे उस सब की आपको छूट मिलेगी। इसमें इसके साथ साथ एक और छूट बढ़ जाएगी, क्या? रेंट की। अगर आप रेंट पर ले चला रहे हो तो रेंट हर महीने पेड करोगे, रेंट की छूट मिलेगी।
बाकी आप ले रखे हो उसको तो उसका रिपेयर कराना ही कराना है, हैं? नहीं कराओगे कराएंगे अलग में तो उसका इंश्योरेंस भी करा सकते हो ताकि खराब हो या कुछ बात हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी दे सके। और क्या है इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा जो यहाँ पर छूट मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी, रेंट हम लोग तब भी आप रिपेयरिंग कराओगे, तब भी आप इंश्योरेंस दोगे, तब भी आप उसका इंटरेस्ट पे करोगे। हो सकता है कि खरीदने के लिए, बनाने के लिए, हैवी किसी को रिपेयरिंग कराने के लिए आपने लोन लिया हुआ, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका स्पेशल बड़ा क्या रेंट, यानी कि उसका अलग से रेंट जो दिया जाएगा वो, रिपेयरिंग कराओगे वो, इंश्योरेंस कराओगे वो। अगर बड़ी हैवी किस्म के कराने के लिए आपको लोन लेना पड़ा होगा तो ब्याज दोगे, नहीं तो उसकी भी छूट नहीं मिलेगी भाई, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी नहीं उतनी। लेकिन अगर हैवी किस्म का कभी कभी रोलर चेंज करना है, कभी कुछ करना है, बड़ी रकम लग जाती है तो हो सकता है कि उसके लिए लोन लेना पड़ जाए। लेकिन इसलिए मैं उसको ले चल रहा हूँ कि वो ऑप्शन एक तरह से, लेकिन रेंट तो इसमें मस्ट रहेगा, रेंट इसमें मस्ट रहेगा, तो रेंट आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें है, क्लियर सबको। तो अभी इतनी किसकी बात की गई है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आपको छूट मिलेगी, और किसके लिए मिलेगी, प्लांट फर्नीचर मशीनरी के लिए मिलेगी। सेल्फ होगी तो क्या करेंगे, रेंटल क्या होगी, दोनों के लिए बताया गया। अब आते हैं हम लोग है सेक्शन 32 कर ले इसको नोट करो फटाफट फटाफट रखो। रोजन सर कब आएंगे? शाम। अबे आ जाना, सुबह में आ जाना, शाम में आ जाना, कभी भी आ जाना। अरे शाम में गई, शाम में नहीं कर रहे, शाम में तो शाम में जा ही नहीं और सुबह कर दीजिएगा। हैं? शाम में नहीं, कितने बजे आ जाओगे? शाम में दिक्कत अबे है। चलो 7 बजे अरे से रात 7 यार रात में मार हो अरे गई। ना, ये उसको जब आया 7 बजे 7 ए, बजे 7 ए, तुम्हारी बात नहीं। अबे उसमें नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ उसमें नहीं हो पाएगा। रही बार आ ही नहीं पाएगा कोई। हाँ इधर कैसे भी लोग, सर सुबह 5 बजे ठीक रहेगा। हाँ एकदम सही है। जितने टाइम कहोगे तुमको बता दी जाएगा। सेक्शन 32 में हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की, इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की। अब इसमें हम बताया तुम लोगों को बिल्डिंग बता चुका हूँ 5, 10 और 15। तो सबसे पहले तुम लोग क्या दिया है टेंजिबल एसेट के बारे में, इसमें दिया है Tangible assets. बिल्डिंग में, इसमें आया भी होगा कहीं, देखो कहीं लिखा है Determine of income and कहाँ है बिल्डिंग में, नहीं बताओगे। Tangible assets में presumptive basis. चालू कर दिए बाबू, चालू है सर। चालू है। मस्त। सबसे पहले देखो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, देखो एक टेबल बना होगा, चार्ट, ये निकालने से लोग Chart. निकल गया सबका चार्ट। देखो तो इधर बाबू दिख रहे हैं, यस चार्ट। सर। चलो इसी चार्ट को दिखाऊंगा मैं ताकि यहीं से बात अपनी खत्म हो जाए। नहीं है, हैं? नहीं है सर। नहीं नहीं मिलेगा सब, 341 में देखो 341 निकालो निकालो सबको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ बताया गया 341 में रखा रहता बिल्डिंग पाँच 10 100 निकल गया सबका। हाँ, सब निकल गया। 40 सबसे बड़ा तो वो मसला है। दुनिया भूल है। देखो इसमें जो लिखा है 100% जो कॉन्ट्रैक्ट दाव खत्म कर दिया है, नया जो रूल आपके पास आया है वो 40% का आया है। कितना आया है? इसका मतलब प्लांट मशीन वो प्लांट करो बिल्डिंग के लिए जो आपका रूल आया 5% वही ऑफिशियल रोड के लिए, फैक्ट्री के कितना 10% और टेम्परेरी हाउस के लिए कितना है आपका 40% कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि 2.5-3 साल चलता है मकान, कम से कम उतना तो लंबा प्रोजेक्ट रहता ही है। कोई पुल बनाओगे कोई बांध बनाओगे तो एक दिन नहीं बनता है, ये प्रोजेक्ट लंबा रहता है, मकान बन रहता है तो कम से कम 2-2.5 साल इसको छूट मिलेगी, 40% के हिसाब से पर एनम छूट मिलेगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग पर। फर्नीचर एंड पिक्चर्स, हाँ जी, इस पर कितना रहेगा आपका 10%। देख लो सभी लोग, फर्नीचर फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। पिक्चर्स क्या होता है ये बताओ मुझको भी। जो आर्टिफिशियल जो होता है इधर क्या बिजली का था जो फर्नीचर तो ये नहीं है, ये जो लगाते हैं हैं पीओपी वगैरह वो सब बिल्डिंग में चले जाएगी, लैंड बिल्डिंग में तब रहेगा वो सब, पार्सलिंग वगैरह कराओगे तो, ठीक ना। ये सिर्फ फिटिंग विटिंग कराई जाती है ना, लाइटिंग की फाइटिंग ये सब अंदर अंदर पड़ी हुई है, ये सब किस में आ जाएगी आपकी, सब पिक्चर्स में रहती है। तो
तो फर्नीचर एंड फिक्चर से कैटेगरी में सवाल आता है कितना रुपये खर्चा होगा, तो इसका भी तो खर्चा होता है। मकान बनवाओगे अरे बड़ा लंबा 2-4 लाख रुपये तो खाली इसी खर्चा हो जाता है लाइटिंग का, ठीक है ना, फिटिंग कराना। तो उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर मशीनरी एंड प्लांट। ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मशीनरी एंड प्लांट प्लांट। इसमें देखो मशीनरी प्लांट में कुछ 10 है, कुछ 15 है, कुछ 20 है, कुछ 30 है, कुछ 40 है, कुछ 45 है, कुछ 60 है, कुछ 80 है। अलग अलग वेराइटीज के लिए मशीनरी कोई एक तरह की थोड़ी ना है, एक तरह की है। ये भी तो मशीनरी है, मेरा इन्वर्टर जो पड़ा हुआ है, कंप्यूटर भी तो एक मशीनरी है, मोबाइल भी मशीनरी है, मोबाइल भी एक मशीनरी है। तो मशीनरी कैटेगरी बहुत है, इसकी उसका डिफरेंस का रेट भी अलग अलग है। लेकिन एक जनरल रेट मैं बताऊंगा कि जब क्वेश्चन में ना साफ क्लियर किया हुआ हो कि क्या है क्या नहीं है, क्लियर ना किया हुआ हो, तो सीधे सीधे क्या लगा देना, 15% लगा देना। एक जनरल रेट रहेगा, तो मैं एक जनरल बताऊंगा, ठीक है ना, पहले जनरल ही देता हूं तुम लोगों को ताकि याद रहे कि यही किसी को देखना है हम लोगों को। ये है आपका जनरल 15% रेट 15%। और वैसे भी हम लोग जो वकील है या सीएस है वो सब के साथ कितना लगाते हैं, 15% लगाते हैं। कितना लगाते हैं, मतलब जनरल रेट लगाते हैं। स्पेसिफिक रेट ढूंढ जाते हैं कि इस एसेट पर कितना लगेगा, इस पर कितना लगेगा, कितना लगाया जाता है, 15% लगता है, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों लोग, अब यहाँ पर लिखा है जनरल रेट applicable to all machinery or plant other than certain specified machine and the plant। जिसके लिए स्पेशल कुछ नाम नहीं दिया हुआ है उसके लिए सब कितना लगा दोगे, 15%। अब अगर कुछ स्पेशल है तो क्या क्या है, किसके लिए है, मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर्स। कोई आपके पास कार है जो चलवाते हो आप, वो भी तो मशीनरी है कि नहीं है। आपके पास मोटर कार है, मोटर कार आप हायरिंग करके चलाते हैं, चलवाते हैं, उस पर कितना लगेगा आपका, 30% लगेगा। ये तो लिखा है कि इन्हें किराए पर चलाने वाले व्यवसाय को छोड़कर अंदर दल लिखा हुआ है, तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड हो गई, किसकी हो गई, ये खुद की यूज में है, उसको सेल्फ यूज है, तो कितना हो जाएगा आपका, 30%। हाँ चलो ठीक है, कार यानी कार है और सेल्फ यूज है, कितना 30%, ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर मोटर बिजनेस है, उसी का बता रहा है, मोटर लॉरीज और मोटर टैक्सीज यूज्ड इन ए बिजनेस। इसमें कितना लगाया जाएगा आपका, 45 लगाया गया है, ठीक है ना। तो इसको बताऊंगा नहीं, बस इतना ही काफी है। यानी कि अगर आप कार जो है चलाते हैं लेकर के अपनी किराया इधर उधर बेचते हैं शादी ब्याह में या ट्रैवलिंग पर्पज से, जैसे इसमें लगा दिए और कौन है, यूबर चलती है और कौन चलता है, ओला चलती है, उसमें भी गाड़ी लगा दी हो, तो ये सब कितने पर्पज से हो गए। उस पर जो डिफरेंट रेट चलेगा आपका 45 चलेगा, 50 नहीं चलेगा, तो इतना आएगा नहीं। लेकिन बस कुछ चीजें जो आने वाली होंगी देखा हमको उसको 45 हो जाएगा। ऐसे एरोप्लेन और एरो इंजन पर कितना लगता है आपका, 40% लगता है, ठीक है ना। मोटर कार लिखा है अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस आर ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, ठीक है ना। उस पर लगाया गया 15% है, 30% है, और आगे चलते हैं। चलो इसको छोड़ो और आते हैं आगे एनर्जी सेविंग डिवाइसेज है 40%। मशीनरी रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोडक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कितना, 40%, यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उस पर कोई मशीन लगा तो कितना लगेगी आपकी, 40% लगेगी। बस इतनी चीजें थी, ठीक है ना, इतनी चीजें थी। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और, अब आते हैं बुक्स पर आते हैं। इस पर नंबर 4 मशीनरी का खत्म हो गया, ये 15 बता दिया हूँ और 30 बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं बुक्स पर, नई चीज आ गई बुक्स। पैसे के लिए पुस्तकें, तो सबसे पहले बुक्स दो तरह की हो गई। बुक्स क्या हो गई, दो तरह की हो गई। एक होती है बुक्स ऐसी जो एनुअली चलती रहती है, एनुअल, जैसे इनकम टैक्स है, कोर्स वाली हो गई, ये एनुअल हो गई, ठीक है ना। और एक बुक्स ऐसी होती है जो लंबे समय के लिए, जैसे कहानी से कहानी किताब कब हो जाएगी वो। तो कुछ ऐसी कहानी है जो एनुअल होती है यानी वार्षिक होती है, और कुछ गैर वार्षिक होती है। मैगजीन वगैरह भी सब उसी में आती है, वार्षिक में आती है। मैगजीन 1 महीने के लिए, 2 महीने पर आती है, 15 दिन पर आती है, 6 महीने पर, 3 महीने पर आती है मैगजीन वगैरह, जनरल वगैरह पड़ी जाती है। ये सब क्या है, ये सब। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी जो साल चलती रहती है, उसमें कुछ नहीं रहता है, बदलाव नहीं होता है, लेकिन ला के किताबें तो अक्सर बदलती रहती है, ठीक है ना। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ बुक्स ऐसी होगी जो प्रोफेशनल के लिए होगी, सबके लिए कितना लगेगा, 40% होगा। देखा यहाँ पर बुक्स बीइंग एनुअल पब्लिकेशन और अदर बुक्स,
यानी कि वो चाहे वो सारा साल चलने वाली हो, चाहे वो जनरल हो, फाइल दोनों का रेट अलग था। एक पर हम लोग लगाते थे 60% और एक पर लगाते थे 100%। जो ये सब बुक्स होती है इनकम टैक्स वगैरह सब कितना लगाते थे हम लोग 100, जो खत्म हो गई। लेकिन अब इसमें करा ही नहीं गया, चाहे वो एनुअल हो चाहे अदर देन एनुअल हो, सबके लिए कितना लगेगा आपका 40% के हिसाब से छूट मिलेगी। सर बुक्स में जो ये धार्मिक किताब होती है जो उस पे कितना लगेगा? वो भी 40%, सब 40%। अगर लाइब्रेरी बनाए हो उसमें आप और उसमें रखे हो गीता कुरान सब रखे हो उसमें, कितना लगेगा आपको 40%। उसमें तो बदलाव होना नहीं है, उसमें बदलाव किसमें होगा? इनकम टैक्स की किताब रखे हो अगले साल खत्म हो जाएगी, जीएसटी की किताब रखे हो खत्म हो जाएगी, और बहुत सारे लाभ आते रहते हैं, रख दोगे बदलाव होगा, सब पर कितना लगेगी। इसीलिए मैं बताया कि पहले रूल था कि जो एनुअल किताबें रहती थी उस पर 100% लगा देते हैं, और अदर दिन जो एनुअल रहते थे वो क्या लगाते थे हम लोग 40% लगा देते हैं। तो अब क्या कर दिया, अदर दिन हो चाहे एनुअल हो, सबके लिए कितना लगेगी 40% लगेगी। तो इससे झंझट ही खत्म हो गया, उसके टेंशन मत पड़ो, कितना आसान कर दिया। तुम लोग तो भी आसान कर दिया, इनकम टैक्स निकालना भी आसान कर दिया। कितना तुम मानता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सोचो। घाटा हुआ अगर देखो कंप्यूटर पर मैं बता रहा था, पहले लगाते थे हम लोग 80%, कितना कर दिया है 40% कर दिया है, ठीक है ना। तो कब कर दिया, तो क्या बात है, लगा लो कम, इसको तो लिख देता हूँ कंप्यूटर पर, इससे तुम बार बार में कुछ लगो, इससे कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सब कर इस पर भी 40% दिया हुआ है। लिखा में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल है। बस चलो खुश रहो, इस पर 40% इस पर भी जाएगा आपका। फिर उसके बाद आता है लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट ये कह सकते हैं कि मेडिकल में जो मशीनरी यूज की जाती है, एक्सरे वाली मशीन हो, ऑपरेशन मशीन हो, और बहुत सारी मशीन होती है ना, उसके लिए कितना रहेगा आपका। तो मेडिकल इक्विपमेंट उसको लेता हूँ, क्या लेता हूँ, नहीं पढ़ोगे, मेडिकल इक्विपमेंट पर कितना लग जाएगा आपका 40% लग जाएगा, क्लियर है। मेडिकल इक्विपमेंट। अब आगे देखें, शिप वगैरह जो जहाज वगैरह हो तो उसके लिए क्या है, ओशियन गोइंग शिप 20%, जो समुद्री जहाज होते हैं उसका कितना लगेगा आपका 20%। इस तरह क्वेश्चन रहेगा नहीं, सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ 20%। और विशेष ऑर्डिनरी ऑपरेटेड ऑन इनलैंड वाटर नॉट बीइंग स्पीड बोट्स 20% इस पर भी लगेगा। विशेष ऑर्डिनरी 20%, मतलब कि शिप पर कितना लगेगा आपका 20%, कितना लगेगा 20% ज्यादा लगेगा। उसके बाद फिर एक आता है नया चीज, देखो इनटैंजिबल एसेट्स, ये तो जरूरी याद रखना तुम लोगों को। इनटैंजिबल एसेट्स कितना, देखो इनटैंजिबल एसेट कितना 25%। देखो किसको किसको तुम लोग याद रखना है, जो बता रहा हूँ तुम लोगों को, देखो इसको 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 भी पूछता है, कभी कभी ये भी डालता है। पावर लूम पर 40% है, ठीक है ना। पावर लूम मशीन में आ गया, इसको ले सकते हो 4 लिखा है क्या, कहाँ पर लिखा है, लिखा है प्लांट, ये लिखा है प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन वीविंग 11 नंबर। चलो ठीक है, चलिए चलेगा। हाँ तो जो जीएसटी छूट लेते हैं बिल ले करके 40% जीएसटी की छूट ले सकते हैं। लूम लेते हैं तो उनको आरटीसी मिलती है ना। अब आप हो गए सबका ये, यस सर, ले लेता हूँ पावर लूम भी लेता हूँ, इसलिए कि तुम लोग वो में रहते हो, जानना जरूरी है। पावर लूम ये हम लोग किसका टॉपिक, डेप्रिसिएशन का, इसका है डेप्रिसिएशन का है। इस पर कितना छूट मिलेगी, बिल्डिंग के बारे में बता दिया क्या, फर्नीचर को बता दिया 10%, मशीनरी पर जनरल रेट कितना चलता है 15, लूम पर भी हम लोग कितना लगाते हैं 15, कंप्यूटर पर लगाते हैं 15, सब पर 15 चलाते हैं, ठीक ना। लेकिन स्पेशल कुछ अगर कर देगा नहीं मेडिकल इक्विपमेंट पर कितना लगेगा, क्वेश्चन अगर कर देगा कि नहीं मेडिकल इक्विपमेंट पर ये देखो कितना लिखा है 40, कह देगा मेडिकल इक्विपमेंट 20 लगेगा, 20 लगा देना। जितना क्वेश्चन कर देगा क्वेश्चन के हिसाब से चलना, क्वेश्चन साइलेंट है तो ला के हिसाब चलना, ला यही करता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये सब चीजें थी अभी डिविजन की। तो अभी तीसरा टॉपिक चले हम लोग डिविजन सेक्शन 32 चले हैं, अभी कल हम लोग चलेंगे 33, 34, 35, 36, 37। तो कल थोड़ा तेज खत्म